हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। आवाज और सब बढ़िया आ रही है क्या? एक बार चेक कर लो, आवाज और सब बढ़िया। परफेक्ट है? ओके, चलो अच्छा है अगर परफेक्ट है तो। 1 मिनट और देता हूं, एक बार कोई ग्रुप में मैसेज कर दो कि सर आ चुके हैं, देन वी विल स्टार्ट अवर सेशन। फटाफट से शुरुआत करें अपन। चलो, बड़े दिनों बाद लॉ की क्लास। भाई लॉ की एक्चुअल शुरुआत आज करेंगे। अभी तक हमने जो भी पढ़ा ठीक है, 2 सेशंस में जो भी पढ़ा ठीक है, लेकिन एक्चुअल शुरुआत मैं बेसिक से आज करूंगा क्योंकि नए बच्चे हैं थोड़े, और मैं चाहता हूं कि आपके भी कॉन्सेप्ट परफेक्ट हो और एक फ्लो में हो। ठीक है, सो गाइस आज अपन शुरुआत करने जा रहे हैं अपना सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉस। शुरुआत करें क्या? हाँ या ना में आप मेरे को जवाब दो। चलो शुरुआत करते हैं। सर शुरुआत करने के पहले अपने इस सब्जेक्ट के अंदर अपने कितने चैप्टर्स हैं, पहले अपने को यह जानना है। तो सर ये सब्जेक्ट एक्चुअली डिवाइड हुआ गया है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये जो सब्जेक्ट है बिजनेस लॉस एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। ये कितने मार्क्स का पेपर है दोस्तों? ये 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, ये कितने मार्क्स का पेपर है? ये 100 मार्क्स का पेपर है। और इन 100 मार्क्स में से 60 मार्क्स का आपका होगा लॉ और बाकी के 40 मार्क्स का होगा आपका BCR विच इज बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, अब सर ये जो पेपर है आपका जय माता दी वाला पेपर नहीं है दोस्तों, यानी आपका ऑब्जेक्टिव वाला पेपर नहीं है। यहां पे आपको थियोरेटिकल लिखना होगा। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, 10 मार्क आपको लिखना होगा। ठीक है, सो यहां पे आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देंगे, एक सिचुएशन दे देंगे और पूछेंगे कि इज इट जस्टिफाइड और नॉट। अपन आगे आगे जैसे बढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, सो ये पेपर क्या है? थियोरेटिकल पेपर है, इसके लिए अपने को इस पे फोकस अच्छे से करना है। ठीक है दोस्तों, 3 चीज और मैं आपको बता रहा हूं कि अपने को जब क्लास सुन रहे हैं एकदम 100% आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्लास में होगा। भले ही मम्मी बुलाए, पापा बुलाए, दोस्त बुलाए, गर्लफ्रेंड बुलाए, बॉयफ्रेंड बुलाए, आई हैव नो इश्यूज, प्लीज जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन श्रीनाथ सर। ठीक है, आपको सिर्फ किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है? मुझ पर। ठीक है सर, ट्रस्ट मी, जो अपन पढ़ रहे हैं उसको आपको क्या करना है? रफ बुक में लिखना है। एक आपको रनिंग नोट्स बनानी है, जो अपन यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रहे हैं सेम वैसे का वैसा आपको लिखना है, सो दैट आपको जब रिवीजन करोगे इजी जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सर ये जो लॉ का है, लॉ वाला जो पार्ट है उसमें कितने चैप्टर्स हैं? सर इसमें 5 चैप्टर्स हैं। सर कौन से वो 5 है सर? एक है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या है दोस्तों?
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, पढ़ेंगे अपन। एक है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, एक है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एक है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एक है कंपनीज एक्ट। ये 5 एक्ट आपको परफेक्शन की ओर लेके जाएगा, आपके सीए फाउंडेशन के लॉ की ओर, ठीक है। कहां लेके जाएगा दोस्तों? सीए फाउंडेशन की लॉ की ओर, ठीक है। अब सर, अब आता है आपका मेन पॉइंट। अब आपका क्या आता है सर? मेन पॉइंट। मुझे बताओ दोस्तों, लॉ का मतलब क्या है? लॉ यानी क्या? लॉ यानी क्या? हाँ, ओके ऋषि, लॉ यानी क्या? ये रफ बुक है आपकी, फेयर नोट्स आपको अपने हिसाब से बनाना है, ठीक है, उसका मैं आपको अलग से बाद में समझाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट रिलेटेड डाउट्स मैं यहां पे लूंगा, प्लीज प्लीज दोस्तों। यस, लॉ यानी क्या सर? क्योंकि हम जिस चीज को पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में अगर हमको पता है कि वो क्या है, देन ही हम उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो लॉ मतलब दोस्तों रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। लॉ मीन्स व्हाट? सेट ऑफ रूल्स। देखो दोस्तों, पुराने जमाने में क्या गाड़ी ज्यादा चलती थी? क्या गाड़ियां ज्यादा चलती थी? क्या नहीं ना, नहीं ना दोस्तों। तो जब गाड़ी ज्यादा नहीं चलती थी तो क्या ट्रैफिक रूल्स बनाए गए थे? नहीं बनाए गए थे। लेकिन आज की डेट में सर ट्रैफिक बहुत है सर, तो क्या हुआ? ट्रैफिक रूल्स का इन्वेंशन हुआ, लोगों को उसको फॉलो करना पड़ेगा, वरना क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। यानी सर अगर देखो, ट्रैफिक के अगर कुछ रूल्स बने ही नहीं होते तो रोज एक्सीडेंट होते, और एक्सीडेंट के बदल से लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आती। सर समझ में आया? क्या आती? प्रॉब्लम्स आती। अब इन्हीं प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखने के लिए हमने क्या किया? हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला कि भैया हर चीज के लिए हम कुछ रूल्स बनाएंगे और ये रूल्स सभी को फॉलो करने पड़ेंगे। ये रूल्स सभी को फॉलो करना पड़ेंगे। अब सर कैसे फॉलो करेंगे? कोई भी ऐसे कैसे फॉलो कर देंगे? आपने बना दिया तो हम क्या फॉलो कर देंगे क्या? अब सर माधव राठी ने बनाया, माधव राठी ने रूल बनाया कि क्लास में 8 बजे आना, चलेगा क्या? माधव राठी कौन? ठीक है, माधव राठी ठीक है, मेरा छोटा भाई है, बट क्या उसके पास राइट है रूल्स बनाने के? क्या दोस्तों उसके पास राइट है रूल्स बनाने के? आप मुझे बताओ। नहीं है ना, नहीं है ना। राइट किसके पास है? राइट श्रीनाथ सर के पास है, राइट यहां के मैनेजमेंट के पास है, श्रीनाथ राठी क्लासेस के मैनेजमेंट के पास है। उसी प्रकार से जब भी कोई रूल बनती है, चलो मैं आपको ट्रैफिक रूल्स का बताता हूं कैसे होता है। ट्रैफिक रूल्स जब बने थे, इसका एक ट्रैफिक रूल बुक बनी थी। क्या बनी थी सर? ट्रैफिक रूल बुक। और उसके बाद क्या हुआ था? ये रूल बुक पार्लियामेंट के पास गई। पार्लियामेंट मतलब पता है क्या? अपर हाउस, लोअर हाउस। यस, पार्लियामेंट में इसको पास किया गया, फिर ये प्रेसिडेंट के पास गई, प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दे दिया, और फिर जाके ये बना ट्रैफिक रूल्स एक्ट। ट्रैफिक रूल्स एक्ट यानी कोई भी एक्ट अगर बनना है तो वो अपर एंड लोअर हाउस में पास होना है, फिर प्रेसिडेंट का अप्रूवल उसको मिलना है, जब ही जाके वो एक्ट होएगा। और सर जब वो एक्ट बन जाएगा ना, इट विल बाइंड एवरीवन, इंसान को, हर इंसान को जो दुनिया में है, जो इंडिया में है, क्योंकि ये इंडिया का एक्ट है, ठीक है। इंडिया के अंदर इंडियन ट्रैफिक रूल्स एक्ट है ये, ठीक है। इंडिया के अंदर सभी को ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी मेरा प्यारा खुशहाल नहीं बोल सकता सर मैं तो गांव में रहता था सर, मैं तो अभी अभी हैदराबाद आया हूं, अभी अभी गाड़ी चला रहा हूं, मुझे नहीं पता आपके ट्रैफिक रूल्स। रेड मीन्स, हमारे गांव में रेड मीन्स जाते थे हम लोग, ऐसा नहीं चलेगा। सबके लिए एक ही रूल्स होंगे, क्योंकि ये अब एक्ट बन गया है। और खुशहाल नहीं बोल सकता कि मुझे नहीं मालूम सर, रेड आए तो रुकना, हम तो हमारे गांव में तो रेड कुछ भी नहीं है, ठीक है। रेड आए तो भी गोइच है हमारे गांव में, ऐसा खुशहाल बोलेगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अगर वो बोलेगा मुझे मालूम ही नहीं, तो भी नहीं चलेगा। इवन इफ यू डोंट नो द लॉ, इफ द लॉ इज क्रिएटेड, यू गॉट टू फॉलो। समझ में आया? सर पता ही नहीं तो कैसे फॉलो करे? भाई पता करना, या वो गलती हो गई तो दोबारा मत करना। और जैसे मिंटो फ्रेश है, सेंटो फ्रेश है, सेंटर फ्रेश, दोबारा मत पूछना, वैसे दोबारा मत करना। समझ आ रहा है क्या?
दोबारा मत करना। तो दोस्तों कहना क्या चाहता हूं, कहना यह चाहता हूं रूल्स जो बनते हैं वो एक्ट में तब्दील होते हैं और हर एक्ट इज नथिंग बट द लॉ विच इज मेड, द लॉ विच इज मेड। ठीक है, उसी हिसाब से बिजनेस में भी लॉ होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बिजनेस में भी कुछ रूल्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। आप मुझे बताओ दोस्तों, क्या बिजनेस में रूल्स होने चाहिए, हाँ या ना? सर होने चाहिए, बिजनेस में रूल्स होने चाहिए। सर जैसे दाल में नमक होना चाहिए, बिजनेस में भी रूल्स होने चाहिए। ऐसा क्यों? मजा नहीं आएगा, क्योंकि लोग फ्रॉड कर देंगे। सर लोग क्या कर देंगे? फ्रॉड कर देंगे आपके साथ। बोलेंगे भाई एक 10 स्कूटर देना, आप स्कूटर का बिजनेस करते हो, 10 स्कूटर देना, 10 में पैसे 2 दिन बाद भिजा दूंगा। ठीक है, आपने दे दिए, 2 दिन बाद बंदा ही गायब। क्या करोगे? हवन करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। हवन करेंगे कि भाई वो बंदा वापस आ जाए, करेक्ट है ना? तो उसके लिए क्या रूल्स बनाए? क्रेडिटार के रूल्स बनाए, डेटार के रूल्स बनाए कि उसको 2 दिन के अंदर पे करना है वरना कोर्ट जाएंगे। ऐसे रूल्स बनाए गए। तो सर बिजनेस के अंदर भी लॉ होना जरूरी है, वरना क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगी। वो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? वो प्रॉब्लम है फ्रॉड। लोग धोखाधड़ी करना शुरू कर देंगे, लोग मैनिपुलेशन, प्राइस मैनिपुलेशन करना शुरू कर देंगे। तो सर बिजनेस के लिए भी रूल्स बनाए गए और वो रूल्स को पहले लिखा गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। सर 1872 में तो इंडियन पार्लियामेंट था ही नहीं, तो फिर क्या, फिर कहां पास हुआ? सर उस टाइम पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह पास हुआ, जो कि इंडिया के अंदर थी। कौन सी पार्लियामेंट दोस्तों? ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह पास हुआ, जो कि कहां थी? इंडिया के अंदर थी। उसको अपन इंडियन पार्लियामेंट बोलते थे। क्या बोलते थे? इंडियन पार्लियामेंट बोलते थे। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर पूरे बिजनेस के लॉज लिखे हुए थे। पूरे क्या थे? बिजनेस के लॉज लिखे हुए थे, यानी एक ही एक्ट के अंदर सब कुछ। लेकिन फिर क्या हुआ? 1930 के अंदर इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर से थोड़े सेक्शंस निकाल लिए और उनको डाल दिए द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। यानी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या क्या रूल्स थे? सर सब रूल्स थे। सेल्स के थे, पार्टनरशिप किसी के साथ कर रहे हो तो उसके थे, कॉन्ट्रैक्ट के थे, हर चीज थे। लेकिन 1930 में क्या हुआ दोस्तों? 1930 में जो सेल्स के रिलेटेड थे उनको अलग कर दिया गया और उनको एक अलग एक्ट दिया गया जिसका नाम था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्लियर है क्या? हाँ सर। अब सर फिर क्या हुआ? 1932 के अंदर ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से और थोड़े सेक्शंस निकाल लिए। सर क्या कर दिया सर? और थोड़े सेक्शंस निकाल लिए और उसको दे दिया इन द पार्टनरशिप एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी सर पहले एक ही एक्ट था, फिर इसको 3 जगह में डिवाइड किया। थोड़े सेक्शन सेल्स ऑफ गुड्स में डाल दिए सेल्स वाले, पार्टनरशिप के पार्टनरशिप में अलग डाल दिए। यानी सर ये करना क्या चाह रहे थे? ये करना ये चाह रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड रूल्स एक ही एक्ट में, बिजनेस सेल्स रिलेटेड गुड्स एक ही एक्ट में, पार्टनरशिप के रिलेटेड रूल्स एक ही एक्ट में। ऐसे इन्होंने 3 एक्ट कर दिए और ये तीनों भी एक्ट आपके पोर्शन में है दोस्तों। यहां तक सबको क्लैरिटी है? लॉ क्या है, लॉ क्या है, आपको क्लैरिटी है क्या? जाना नहीं। चलो सबको क्लियर है? बोलो यस। तो सर अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला एक्ट जिसका नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कौन से ईयर में आया ये? 1872 के अंदर आया। कब आया दोस्तों? 1872 के अंदर ये आया। नाउ सर इसके अंदर
अपन यूनिट 1 आज पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको और थोड़े बेसिक्स दूंगा। सर ये 1872 में आया, कब आया, कब से लागू हुआ? 1 सितंबर 1872। इंडियन मींस होल ऑफ इंडिया, ये एप्लीकेबल है पूरे इंडिया को। सर 370 हटने के पहले ये जम्मू एंड कश्मीर को एक्सक्लूड करता था, लेकिन आज की डेट में ये वाला जो एक्ट है ना दोस्तों अपना, ये होल ऑफ इंडिया को एप्लीकेबल है। किसको है दोस्तों? पूरे भारत को एप्लीकेबल है। समझ आया क्या? समझ आया क्या दोस्तों? मित्रों समझ आया क्या? चलो नाउ सर, अब सर आप मुझे एक चीज, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको उसके मुझे जवाब देने हैं, और बहुत ही प्यारे जवाब मैं मांगता हूं आपसे। क्या मांगता हूं दोस्तों? प्यारे जवाब। प्यारे जवाब क्या होते हैं मुझे मत पूछना। ठीक है, नाउ सर अपन पढ़ रहे हैं यूनिट 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, बेसिक्स पढ़ रहे हैं अपन। कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये सब मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले सर ध्यान से सुनो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ। सर केस पहला वाला, ठीक है, एक काम करेंगे, फर्स्ट केस ये है माधव भी नको सर, अपन इजी वाले ले लेंगे। ये है ए और ये है बी, ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ए और बी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। ए ने बोला बी को, प्लीज कम ऑन टी, चाय पे मेरे घर आना भाई। किसने बोला? ए ने बोला बी से कि मेरे घर पे चाय पे आना है, तो बी ने बोला आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। किसने बोला? बी ने बोला क्या? आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, तेरे घर आऊंगा, चाय भी पीऊंगा। एक काम करना, मेरे लिए है ना 4 बर्गर मंगा के रखना, मेरे लिए है ना 3 पिज्जा मंगा के रखना, और आने के बाद अपन खाने का ऑर्डर देंगे। क्या बोला उसने? 4 पिज्जा मंगा लेना, 3 बर्गर मंगा लेना मेरे लिए, और आने के बाद मैं क्या करूंगा? खाने का ऑर्डर दूंगा। किसने बोला? ए ने बोला। बी ने बोला ए से। ए ने चाय पे बुलाया, बी ने बोला कि हाँ मैं आऊंगा, मेरे लिए ये सारी चीजें भी तू मंगा के रख देना। ये दोनों क्या थे? फ्रेंड्स थे सर। ए एंड बी वे फ्रेंड्स। अब मुझे आप बताओ दोस्तों, बी आया नहीं, क्या ए उससे पैसे मांग सकता है वापस? मैंने तेरे लिए इतने की डोमिनोज का पिज्जा मंगा दिया था, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर मंगा दिया था, तू आया नहीं, अब तुझे देना होगा क्या? पैसे। क्या बी ए से पैसे ले सकता है? आराम से अपन आंसर करेंगे। एक दूसरी सिचुएशन बोलता हूं आपको, ये है ए, ये है बी। ये दोनों क्या है सर? पति पत्नी और कोई नहीं। ये ए है पति, बी है पत्नी। दे आर व्हाट? स्पाउसेस, यानी पति पत्नी है। पति ने कहा पत्नी से, आज भाग्यवान मैं आपके लिए एक हीरे का हार लेके आऊंगा घर लौटते समय। पति ने कहा पत्नी से, भाग्यवान मैं आपके लिए हीरे का हार लेके आऊंगा घर लौटते समय। और सर जब घर आया, हार नहीं मिला सर, हीरे का हार नहीं मिला। पत्नी क्या होगी? क्रोधित होगी। और क्या वो कोर्ट जाएगी? पति ने वादा किया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। क्या पत्नी एक कोर्ट में जाके बोल सकती है क्या? कैन बी सू ए फॉर नॉट डिलीवरिंग हीरा का हार? कैन बी सू ए फॉर नॉट डिलीवरिंग व्हाट? द नेकलेस? कैन बी? नहीं, रुक जाओ, आंसर नहीं करना अभी। एक और सिचुएशन बताता हूं, यहां पे नेकलेस। तीसरी सिचुएशन ए बी। ए ने कहा बी से, सुन भाई मेरी कार लेगा क्या? 5 लाख में दूंगा।
मेरी कार लेगा क्या? 5 लाख में दूंगा। बी ने कहा हाँ भाई ले लूंगा 5 लाख में तेरी कार। अब बी बाद में बोलता है मैं नहीं देता, मैं पैसे नहीं देता, मुझे कार नहीं चाहिए। और इसके कहने पर इसने कार रिजर्व करी थी भाई। क्या इस केस में ए बी से कुछ डैमेजेस ले सकता है? तेरे लिए मैंने 2 महीने वेट किए, तू अब पैसे नहीं देगा, कार नहीं लेगा, अब मैं कहीं दूसरी जगह जाके बेचूंगा तो ये कम में बिकेगी। क्या इस केस में बी से ए कुछ डैमेजेस ले सकता है? सोचेंगे, रुक जाओ आराम से, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको क्या है। सर चौथा वाला केस, ए एक भक्त है, भक्त 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 यानी जो मंदिर जाता है, पूजा अर्चना कराता है, जो मंदिर जाता है पूजा अर्चना कराता है। और बी है पंडित जी। बी है कौन? पंडित जी। ये पंडित जी रोज मंदिर जाता है, अर्चना कराता है। पंडित जी को कहता है पंडित जी ये दीवार आप ठीक क्यों नहीं कराते, इतने सालों से ऐसी है, करा दो ना। रोज बोलता है पंडित जी ठीक है बेटा कराएंगे, ठीक है बेटा कराएंगे। एक दिन पंडित जी क्रोधित होकर बोले अरे देखो इतनी बड़ी है तो तू ही करा दे, मैं क्यों कराऊं, तू ही करा दे। तो ये बोलता है ठीक है पंडित जी एक काम करना, मेरे घर आ जाना, मैं आपको 500 रुपए दूंगा और ये 500 रुपए से आप मरम्मत करा लेना। क्या करा लेना? मरम्मत करा लेना, और वो बिल्डिंग को ठीक करा लेना, वो दीवार को ठीक करा लेना। पंडित जी जाते हैं घर पे, ये बोलता है पंडित जी कई के 500 क्या मैंने आपसे लिए? नहीं ना। क्या यहां पर पंडित जी इसको सू कर सकते हैं दोस्तों? क्या पंडित जी ए को सू कर सकते हैं दोस्तों? सर कुछ भी आंसर्स हमको आ रहे हैं, लेकिन सर अब अपन आंसर करेंगे। सर ये केसेस में क्या हुआ देखो, एक जना ऑफर करा, दूसरा जना एक्सेप्ट करा, और वो एक्सेप्टेंस को तोड़ दिया। तोड़ दिया ना, चाय पे बुलाया आया ही नहीं, सामने वाला एक्सेप्ट किया आया ही नहीं। यहां पे क्या हुआ, इसने ऑफर किया कि मैं तेरे लिए क्या लाऊंगा भाग्यवान? हीरे का हार। और फिर क्या किया? एक्सेप्टेंस तोड़ दिया। क्या करा सर? एक्सेप्टेंस तोड़ दिया। तो सर ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, यहां पे भी सर ऑफर हुआ, यहां पे भी एक्सेप्टेंस हुआ। सर यहां पे भी एक्सेप्ट ऑफर हुआ और यहां पे भी एक्सेप्टेंस हुआ। यानी सर हर जगह हम एक ऑफर और एक एक्सेप्टेंस देख रहे हैं, यानी हम हर जगह एक प्रॉमिस को देख रहे हैं, और हम इस प्रॉमिस को अभी बताएंगे। ये एक प्रॉमिस हो गई, ऑफर और एक्सेप्टेंस। लेकिन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस फॉर टाइम बीइंग आप ये समझो कि यहां पर एक अग्रीमेंट हो रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है दोस्तों? अग्रीमेंट हो रहा है। मैंने ऑफर किया, उसने एक्सेप्ट किया, अग्रीमेंट बन गया। अभी अपने को यही समझना है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज अग्रीमेंट। ठीक है, अब सर अब आंसर देखो, क्या इस अग्रीमेंट को मैं क्या नाम दूं? सर दोस्तों के बीच में, दोस्तों में बैठा, चाय पे बुलाया, दोस्त नहीं आया, मैं क्या करूं बताओ? क्या करूं सर? ये कौन सा अग्रीमेंट है? दोस्तों के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ वो कौन सा अग्रीमेंट है? सर इसको अपन बोलते हैं सोशल अग्रीमेंट। सोशल अग्रीमेंट दोस्तों, सोशल अग्रीमेंट मतलब सर वो अग्रीमेंट जो आपस में, दोस्तों में, भाईचारों में, नेबर्स के साथ, सर गर्लफ्रेंड के साथ, सर हर वो फ्रेंड के साथ, हर वो नेबर के साथ, हर वो कजिन के साथ जो होता है, जो सोशली होता है, सोशल नेटवर्क के अंदर होता है, अपने सोशल नेटवर्क के अंदर होता है। नेटवर्क यानी मैं सिर्फ वो फेसबुक वाला नहीं बोल रहा हूं, मैं हर नेटवर्क की बात कर रहा हूं, फिजिकल नेटवर्क भी, आप नेबर्स और के साथ, हर वो अग्रीमेंट जो दोस्तों में, भाईचारों में सोशली किया जाता है, उन अग्रीमेंटों को हम बोलते हैं सोशल अग्रीमेंट। यानी यहां पर क्या हुआ दोस्तों? ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, और ये अग्रीमेंट क्या कहलाएगा दोस्तों? सोशल अग्रीमेंट। क्या कहलाएगा दोस्तों? सोशल अग्रीमेंट। सर दूसरा केस, ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, पति ने कहा पत्नी से भाग्यवान मैं तेरे लिए हीरे का हार लाऊंगा, वरना मैं घर नहीं आऊंगा।
हार लाया नहीं, क्या पत्नी सू कर सकती है क्या? सर जी ये घर की बात है, कोर्ट नहीं जा सकती सर। पहले केस में क्या था, ये आपस की बात थी भाई, चाय पे बुलाया नहीं आया, कोई को बुलाया रे भाई, कई को बुलाया? तेरे को कुछ मिल रहा था क्या? कुछ मिल रहा था, ये बात याद रखना, आगे डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। सर सेकंड केस में क्या हुआ, ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, अग्रीमेंट बना, लेकिन सर ये अग्रीमेंट कौन सा अग्रीमेंट है? ये घर की बात है सर, ये घर के अंदर की बात है, और घर के अंदर की बात को हम बोलते हैं डोमेस्टिक अग्रीमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? डोमेस्टिक अग्रीमेंट। घर की बातें घर ही जाने, ठीक है। अब सर तीसरा वाला, मैंने ऑफर किया भाई कार ले ले, उसने बोला हाँ भाई ले लूंगा, कितने में देगा? 5 लाख में दूंगा, चलो मैं ले लूंगा। सर अब वो अगर कार नहीं ले रहा है, क्या ए सू कर सकता है डैमेजेस पे? या अगर ए अब कार नहीं दे रहा है, क्या बी सू कर सकता है ए को? सोचो। हाँ जी सर, हाँ जी सर कर सकता है, क्योंकि सर यहां पे इसको कुछ मिल रहा था और इसको भी कुछ मिल रहा था, और ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, और अपन इसको कमर्शियल अग्रीमेंट बोलते हैं या बिजनेस अग्रीमेंट बोलते हैं। कमर्शियल और बिजनेस अग्रीमेंट, समझ में आया क्या? सर ये वो अग्रीमेंट है जहां दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिल रहा था, तो सर कुछ ना कुछ मिलना जरूरी है, ठीक है। और सर एक चीज ध्यान में रखना, यहां पर भी ऑफर हुआ, यहां पर भी एक्सेप्टेंस हुआ, बट ये नेचर कौन सा है, इस अग्रीमेंट का नेचर क्या है? सर ये एक कमर्शियल अग्रीमेंट है, और कमर्शियल अग्रीमेंट ही एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, ठीक है। सर चौथा केस, डिसाइपल, क्या है ये वाला केस? सर ये डोनेशन वाला है, सर ये भी सोशल है सर, ये भी कौन सा अग्रीमेंट है सर? ये भी सोशल अग्रीमेंट है सर। अब सर आप मुझे बताओ, ये चारों केसेस में से कौन से वो केस है दोस्तों, कौन से वो केस है जो कि आप कोर्ट में जाके सामने वाले पर्सन को सू कर सकते हो अगर आपका ऑफर या अग्रीमेंट पूरा नहीं हुआ तो? सर क्या ये वाला केस अपन कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं सर, यू कांट सू, क्योंकि सर ये आपस की बात है, ये आपस की बात है और कुछ नहीं मिल रहा है, एक ही पार्टी दे रही है, दूसरी पार्टी कुछ नहीं दे रही है, तो आपस की बात है भाई, इसको तो कुछ फायदा ही नहीं था ना भाई, तो क्यों ले वो अग्रीमेंट? समझ? ठीक है। अब सर सेकंड वाले केस के अंदर मैंने ऑफर किया, उसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस पूरी नहीं हुई या ऑफर पूरा नहीं हुआ, सर घर की बातें घर के अंदर ही रहनी चाहिए और एक पार्टी को ही फायदा मिल रहा है, सर ये भी नहीं होगा। सर क्या तीसरे केस में होगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर होगा। क्यों होगा? दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिल रहा था और सर ट्रांजैक्शन कमर्शियल नेचर का था, और हर वो ट्रांजैक्शन जो कमर्शियल केस का है, कमर्शियल है, वो ही यू कैन सू और कैन बी सूड अपॉन। समझ आया क्या सर? चौथा वाला नहीं सर, समझ आया क्या दोस्तों? सर अब मुझे बताओ, ये चारों में समथिंग इन रिटर्न कहां था? समथिंग इन रिटर्न कहां था? सर इसमें कुछ रिटर्न में था क्या? चाय पे बुलाया, उसको कुछ मिल रहा था क्या? सर चाय मिल रही थी, गए तो, फालतू बातें न को, ठीक है। इसको कुछ मिल रहा था क्या? कुछ रिटर्न में? कुछ भी नहीं, जाके चाय पी के आना था। इसको क्या मिल रहा था? इसको भी कुछ नहीं मिल रहा था, इसको तो लग रहे थे घर के पैसे। यानी दोनों तरफा, दो तरफा प्यार जैसे होता है वैसे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट में भी सर देयर शुड बी समथिंग इन रिटर्न। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए देयर शुड बी दो तरफा। सर इसमें कुछ भी नहीं सर, सर मैं नेकलेस दूंगा तो वो मुझे ज्यादा प्यार करेगी, ये फालतू बातें नको, ये फालतू बातें नको दोस्तों। प्रैक्टिकली सोचो, समथिंग इन रिटर्न यानी ये हार देगा तो वो कार देगी, प्यार नहीं कार, ठीक है। बाकी सब बेकार, क्योंकि सर कुछ ना कुछ वापस मिलना चाहिए। प्यार तो सर गुडविल के वैसा इंटेंजिबल होता है। क्या होता है प्यार? इंटेंजिबल। कभी आप पे आ जाए, कभी बाजू वाले पे आ जाए, कभी एक्स पे आ जाए, हो सकता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर किसी का कुछ भी, ठीक है। अब सर थर्ड केस में ये कार दे रहा था, इसको कार मिल रही थी, इसको क्या मिल रहे थे? 5 लाख। तो सर दोनों को कुछ ना कुछ मिल रही है, तो सर कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन
है, ठीक है। कंसिडरेशन क्या है सर? कंसिडरेशन है, इसमें सर कंसिडरेशन नहीं है। यानी सर, और सर एक और चीज देखो, क्या यहां पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, लीगल रिलेशन मतलब सर लॉ के हिसाब से लीगल रिलेशन मतलब वो रिलेशन जो हम आपस में बनाते हैं कुछ ट्रांजैक्शन करके, लीगल रिलेशन। सर यहां पर है, यहां पर है, बाकी तीनों में कोई लीगल नहीं है सर, पूरे घर की रिलेशंस है, पूरे आपस के रिलेशंस है। समझ में आया? और सर एक चीज ध्यान रखना, ओनली दो कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, then only it is a contract or else it will only be an agreement। या फिर ये क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ अग्रीमेंट रहेगा। यानी सर एक अग्रीमेंट मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस, ठीक है। और सर कंसिडरेशन तो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? कमर्शियल अग्रीमेंट, ठीक है। और सर ओनली कमर्शियल अग्रीमेंट्स कैन फॉर्म व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट। तो सर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज व्हाट? एक्चुअली प्रॉमिस, ठीक है। बट सर ऑफर और एक्सेप्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? कसम बोलते हैं। लेकिन सर इसी को अग्रीमेंट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट बोलते हैं इन लेमन टर्म। लेकिन सर अग्रीमेंट और प्रॉमिस के दोनों के डेफिनेशंस अलग है, वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि सर अग्रीमेंट के अंदर सिर्फ वादा किया, प्रॉमिस बनी, लेकिन सर प्रॉमिस कमर्शियल की है, समथिंग इन रिटर्न है, तो ही वो क्या बनेगा? अग्रीमेंट बनेगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या दोस्तों? हाँ सर। अब सर ये जो अग्रीमेंट है वो अगर लॉ एनफोर्स करता है, एनफोर्स्ड बाय लॉ, अगर ये अग्रीमेंट लॉ एनफोर्स करता है तो ही जाके ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है दोस्तों, तो ही जाके ये क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सर जैसे कि एग्जांपल दो। सर लॉ में लिखा है कि आप वीट बेच सकते हो, इट इज एनफोर्स्ड बाय लॉ। तो मैंने ऑफर किया वीट का, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, अग्रीमेंट तो बन गया, लॉ भी इसको एनफोर्स करता है। सर कॉन्ट्रैक्ट, क्या बात है, बन गया कॉन्ट्रैक्ट। सर एक और चीज, लॉ एनफोर्स नहीं करता क्या? किसी का मर्डर करना लॉ एनफोर्स करता है क्या? नहीं करता। तो मैंने ऑफर किया, माधव जाके इस बंदे के पीछे पेंसिल मार के मर्डर कर दे। माधव ने जाके कर दिया। अनमोल पता है ना देखो, माधव ने किया था बट मर्डर नहीं हुआ था, बट उसने किसी को ऐसे मार दिया था, चाकू की जगह पेंसिल घुसो दी थी। तो सर उसने क्या किया? ऑफर मैंने किया, जा माधव जा, मार दे उसको। माधव गया, मार दिया उसको, ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ, अग्रीमेंट हो गया। लेकिन सर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? नहीं, क्योंकि लॉ मना करता है दोस्तों। क्या मना करता है लॉ? ये चीजें करना मना करता है, ठीक है। मैंने ऑफर किया, चाय पे आजा, तूने एक्सेप्ट किया, तू नहीं आया। लॉ तक जाने की बात ही अलग है सर। ओनली कमर्शियल अग्रीमेंट्स, ये बात ध्यान रखना, ओनली कमर्शियल अग्रीमेंट्स कैन बिकम कॉन्ट्रैक्ट। समझ आया क्या? ओनली कमर्शियल अग्रीमेंट्स कैन बिकम कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे आप लोग एक चीज बताओ, विच वन इज वाइडर कॉन्सेप्ट, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट? विच वन इज वाइडर कॉन्सेप्ट, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट? फटाफट से मुझे बताओ, अग्रीमेंट बड़ा या कॉन्ट्रैक्ट बड़ा? सोच समझ के जवाब देना प्यारे दोस्तों, अग्रीमेंट बड़ा या कॉन्ट्रैक्ट बड़ा? ये देखो, मैंने जो सोचा वही आपने किया। सब बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बड़ा, आंसर इज रॉन्ग सर, अग्रीमेंट बड़ा। क्यों? क्योंकि सर अग्रीमेंट के अंदर सोशल अग्रीमेंट आते हैं, सर डोमेस्टिक अग्रीमेंट आते हैं, सर कमर्शियल अग्रीमेंट्स आते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ कमर्शियल अग्रीमेंट्स आते हैं, सोशल और डोमेस्टिक नहीं आते। तो सर इसके अंदर कंटेंट ज्यादा है अग्रीमेंट में, तो विच वन इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट? अग्रीमेंट इज द वाइडर कॉन्सेप्ट।
अब समझ आया क्या? अग्रीमेंट में सर सोशल अग्रीमेंट्स भी आते हैं, डोमेस्टिक भी आते हैं और कमर्शियल भी आते हैं। यानी सर अग्रीमेंट में बहुत ज्यादा चीजों के बारे में बात की है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल अग्रीमेंट्स आते हैं। क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट? क्लियर है क्या दोस्तों कॉन्सेप्ट? यस, चलो सर 5 मिनट्स का टाइम है आपके पास। ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, बरोबर है, एक सेकेंड, हाँ, आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, उसको आपको सॉल्व करना है। आपके बुक के अंदर क्वेश्चन भी लिखना है, बुक के अंदर क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है। 5 मिनट का समय आपके पास है। कम ऑन, ओनली 5 मिनट्स यू हैव, ओनली 5 मिनट्स।
यस गाइस, आर यू डन विद इट? कर लिया क्या सभी ने सॉल्व? हाँ दोस्तों, हो चुका है क्या? चलो, क्या है आपके हिसाब से आंसर? व्हाट विल बी द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस? मिस्टर राममूर्ति इनवाइटेड अलीसा टू हिज हाउस फॉर डिनर। सर डिनर के लिए बुलाया है इसने, ठीक है? क्या मिस्टर राम और अलीसा पति पत्नी है या कुछ है क्या? नहीं, सिर्फ दोस्त है सर, या कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है? सोशल नेटवर्क कैसे होता है? When Alisa went to Mr. Ramamurthy's house at the appointed time, leaving all her work involving 10 lakhs, 10 लाख का काम छोड़कर वो गई। किसने बुलाया? राम ने बुलाया, अलीसा गई। She found Mr. Ramamurthy's house was locked. सर घर बंद था, ताला लगा हुआ था, and कोई नहीं था। And she claimed compensation from Ramamurthy, who on the other hand contended that there was no contract. तो सर राममूर्ति का कंटेंशन सही था क्या? हाँ सर, कॉन्ट्रैक्ट बनाई नहीं, ये तो सोशल अग्रीमेंट है सर। राममूर्ति ने आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन या ऐसे ही बोल दिया कि भाई आजा चाय पे या डिनर पे आजा। सर ये क्या हो गया? सर ये सोशल अग्रीमेंट हो गया। आपके बुक में ऐसे लिखना मत, ठीक है? मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं ये सोशल अग्रीमेंट है। जब अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको लिखना कैसे है। अभी आपको आंसर समझ में आ रहा है? No legal consequences because social agreement. Very good, very good, very good विशाल, नहीं कृष्णा, very good केतन। So कुछ भी legal consequences नहीं आएंगे। समझ आया क्या? पक्का वाला सभी को? आगे बढ़ूं मैं? समझ में आया क्या? एवरीवन इज क्लियर? चलो अब सर आगे बढ़ते हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट का नेचर देख लिया, अग्रीमेंट का देख लिया। सर आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। A contract that means a valid contract. Valid यानी करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। यानी सर ये अपने को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। अभी तक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? सर कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए लॉ की एनफोर्सेबिलिटी जरूरी है। अग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी जरूर, लेकिन सर ये अग्रीमेंट और लॉ की एनफोर्सेबिलिटी के साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर ये किस में बताया गया है? सर ये किस में बताया गया है? पहली चीज ध्यान से सुनना दोस्तों, इंडियन टीम का 2000 से लेकर 2016 तक, 2000 से 2016 तक, या चलो 2016 नहीं, आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्रिकेटर कौन? आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्रिकेटर कौन? इंडियन क्रिकेट नहीं, मैं ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट की बात कर रहा हूं। सर उसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। सचिन रमेश तेंदुलकर। सर उसका जर्सी नंबर 10 और अपने एसेंशियल एलिमेंट्स का सेक्शन नंबर 10। अपने एसेंशियल एलिमेंट्स का सेक्शन नंबर 10। सबसे ज्यादा रन सचिन ने बनाए सर। ही इज कॉल्ड गॉड ऑफ क्रिकेट। ठीक है, तो सर सेक्शन 10 के अंदर बात हुई है किसकी? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। सर सेक्शंस क्या होते हैं? सर जैसे कि आप क्लासरूम में होते हो, आपका रोल नंबर होता है, वैसे ही हर एक्ट में हर बातें सेक्शंस के अंदर कही जाती है। सेक्शन 1 में बताएगा एप्लीकेबिलिटी की, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस की बात करेगा, सेक्शन 3 में ये कुछ और बात करेगा, सेक्शन 4 में कुछ और बात करेगा। यानी सर हर रूल के लिए एक अलग सेक्शन होता है, हर रूल के लिए एक अलग सेक्शन होता है। और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन कौन सा है?
सेक्शन 10। तो सर पहला एसेंशियल एलिमेंट है अग्रीमेंट। क्या है दोस्तों? अग्रीमेंट। ठीक है, आइए अपन पढ़ते हैं। सेक्शन 10 ने 6 दिए हैं, सेक्शन 10 ने 6 दिए हैं, बाकी के भी एसेंशियल है बट नॉट गिवन बाय सेक्शन 10। अपन शुरू कर रहे हैं। यस सर। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 10, all agreements are contracts if they are made by free consent of the parties to contract for lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared as void। ठीक है सर, एक सेकेंड ध्यान से सुनो। सर अभी तक आपने हमको सिर्फ नेचर पढ़ा है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या दोस्तों? कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैंने ऑफर किया, आपने एक्सेप्ट किया, और लॉ भी ऐसे ऑफर और एक्सेप्टेंस को परमिट करती है, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जैसे शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, और आपका रिलेशनशिप में रहना एक अग्रीमेंट है। आपने वादा किया लड़की से, आई लव यू एंड आई वॉन्ट टू मैरी यू, लड़की ने भी एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर एक्सेप्टेंस अग्रीमेंट बन गया। लेकिन सर इधर ध्यान दो, पापा मम्मी राजी नहीं राजी, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं बनेगा, फिर भाग के करो शादी। इसके लिए बोलता कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सर एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ है, और आपके और आपकी गर्लफ्रेंड का लॉ कौन? आपके पापा मम्मी, यानी दे शुड बी एनफोर्स्ड। ठीक है, यानी एन अग्रीमेंट व्हेन इट इज एनफोर्स्ड बाय लॉ इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? हाँ सर। अब सर सबसे पहली चीज, देयर शुड बी एन अग्रीमेंट दोस्तों। देयर शुड बी व्हाट? देयर शुड बी एन अग्रीमेंट। ध्यान से सुनना मेरी बात को। There must be two parties to form an agreement. One party making the offer and the other to whom the offer is made. Sir, very important चीज। यानी सर मैंने ऑफर किया अपने आप से, मैंने ऑफर किया अपने आप से, क्या वो वैलिड अग्रीमेंट होगा? नहीं, वो आपका वादा अपने आप से है, नहीं। ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। देयर मस्ट बी व्हाट? टू पार्टीज दोस्तों। There must be two parties. One party contracting to himself does not make contract. दो पार्टी होना जरूरी है, अग्रीमेंट होना जरूरी है, ऑफर और एक्सेप्टेंस उसका होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? सर अग्रीमेंट होना जरूरी है। सिर्फ एक इंसान अपने आप से करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। There must be what? There must be two parties. Not given by section 10, two parties. देखो, a contract cannot be made by one's own self. There must be at least two parties. इसका एक केस स्टडी था सर, गुजरात वर्सेस रमनलाल एंड कंपनी। सर क्या हुआ था? एक सेल्स टैक्स का ऑफिसर था who wanted to tax the transactions of the partners on divisions of assets after dissolution. Held partners being joint owners of the property cannot be both buyer and seller as per section 10 of the following essential must be present to make a valid contract. सर हुआ क्या? स्टेट ऑफ गुजरात एक फर्म थी रमनलाल एंड कंपनी, रमनलाल एंड कंपनी बोल के क्या थी सर? एक फर्म थी। सर इसका डिसोल्यूशन हो गया था, यानी ये अब बंद हो रही थी, तो इसके एसेट्स जो है वो बिकने वाले थे। ठीक है, लेकिन वहां का जो स्टेट ऑफिसर था वो इस ट्रांजैक्शन को टैक्स करना चाह रहा था। ठीक है, बट सर ये लोग तो जॉइंट ओनर्स थे। नाउ हियर व्हाट हैपेंड? द पार्टनर्स वर द जॉइंट ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी एंड दे बोथ कांट बी द बायर एंड सेलर, राइट? मेरी प्रॉपर्टी में अपने आप को बेच सकता क्या? नहीं बेच सकता ना। तो इसके लिए ये क्या हुआ? ये सर सेल ही नहीं हुआ और आप इसको टैक्स नहीं कर सकते। सी क्या हुआ? एसेट्स जो है, अब देखो फर्म डिसोल्यूट होती है तो एसेट्स क्या होते हैं? पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाते हैं, 1/3 1/3 1/3। ठीक है, यही होता है, ये एसेट्स डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन हुआ यूं कि अब जो सेल्स टैक्स ऑफिसर है वो बोलता है भैया ये तुमने तुम्हारी प्रॉपर्टी ले ली ना, इस पे टैक्स भरो। तो क्या भरना? क्या नहीं भरना सर, क्योंकि सर ये लोग ही सेलर रहेंगे, यही बायर रहेंगे अगर सेल हुआ तो। बट ये तो सर डिस्ट्रीब्यूशन है और आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को टैक्स नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज नो सेल। समझ में आया क्या? दैट्स द रीजन
द बायर एंड सेलर कांट बी द सेम। अगर समझो ये इसने किसी को बेच दिया, ये इसने किसी को सेल किया, तो क्या टैक्स कर सकते हैं? हाँ जी सर कर सकते हैं, क्योंकि सर सेल्स टैक्स तब लग जाता है। बट यहां पे सेल ही नहीं हुआ सर, डिवीजन हुआ, डिवाइड कर लिया गया, और आप इस ट्रांजैक्शन को टैक्स नहीं कर सकते। समझ में आया क्या दोस्तों? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? Now there must be intention to create legal relationship. आया क्या बे? There must be what? Intention to create legal relationship. अब दोस्तों मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनना, हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए। एक, अग्रीमेंट होना जरूरी है, 2 पार्टीज होना जरूरी है। ठीक है सर, सेक्शन 10 कौन से दिया, सेक्शन 10 कौन से नहीं दिया, ये बाद में देखेंगे, अभी अपन पूरे मिक्स करके पढ़ लेंगे। ठीक है, अब सर ध्यान से सुनना मेरी बात। There must be what? There must be intention to create what? Legal relationship. An agreement is a contract only when it confers a legal obligation on the other parties. So when a contract is entered between 2 parties, the intention must be to bind each other legally. यानी सर ये कहना ये चाहता है कि जो अग्रीमेंट होगा वो लीगल अग्रीमेंट होना चाहिए, वो कमर्शियल होना चाहिए सर। There must be intention to create legal obligation, कि अगर तू ये नहीं करेगा ना कोर्ट में धक्का मारूंगी, वैसा अग्रीमेंट होना चाहिए। वैसा अग्रीमेंट का होगा? ओनली कमर्शियल नेचर का होगा। समझ में आ रहा है? याद आ रहा है हमने जो पढ़ा है? सिर्फ कमर्शियल नेचर के अग्रीमेंट में कोर्ट पे ढकेल सकते हैं। तो सर कॉन्ट्रैक्ट वही बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट वही बनेगा जो कि लीगली आप बाइंड कर सकते हो। लीगली अगर आप सामने वाले को बाइंड कर सकते हो, वही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये वही कहता है इंटेंशन टू क्रिएट व्हाट? लीगल रिलेशनशिप। दोस्तों इफ देयर इज नो लीगल रिलेशनशिप, नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कॉन्ट्रैक्ट। वो सोशल अग्रीमेंट बन जाएगा, वो डोमेस्टिक अग्रीमेंट बन जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकेगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर, ध्यान से सुनो। अ हस्बैंड रिसाइडिंग इन सिलोन, सिलोन जो कि पहले सिलोन बोलते थे, अभी श्रीलंका बोलते हैं उसको, promised to pay his wife residing in England a monthly allowance of 30 euros. Later, the parties separated. The wife sued her husband to recover the money, held that the agreement did not create any legal obligation on the parties and was outside the realm of the contract. Sir, who are you? एक पति पत्नी थे, पति पत्नी, और वो नहीं, एक पति था एक पत्नी थी, एक पति था एक पत्नी थी। रुशील बाद में रिवाइंड करके सुन ले भाई, क्योंकि मैंने 4 बार बोला है। प्लीज बी एक्टिव हियर, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं। एक पति था एक पत्नी थी, एक पति था एक पत्नी थी। दोनों भी घूमने के लिए कहां गए थे सर? इंग्लैंड गए थे, यूरोप गए थे सर, इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड में पत्नी बीमार हो गई तो वो वहीं रुक गई, पत्नी बीमार हो गई वो वहीं रुक गई, और पति वापस से श्रीलंका आ गया। श्रीलंका से इंग्लैंड गए थे घूमने, पत्नी वहां बीमार हो गई थी तो वहीं रुक गई, और पति आ गया इंग्लैंड से कहां? श्रीलंका वापस। पति ने वादा किया पत्नी से कि जब तक तू इंग्लैंड में रहेगी मैं तुझे 30 यूरो देते रहूंगा हर महीने। लेकिन सर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चलते, पता है ना? चलते क्या कृष्णा लॉन्ग डिस्टेंस? नहीं चलते। तेरा चल रहा ना फिर ठीक है, एक्सेप्शन है। सो सर लॉन्ग डिस्टेंस में झगड़े हुए और पार्टीज गॉट सेपरेटेड, उनका डाइवोर्स हो गया। लेकिन सर ये तो 30 यूरो दे रहा था ना, सर ये तो 30 यूरो दे रहा था ना, अब क्या ये डाइवोर्स होने के बाद देना जरूरी है क्या? आप मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ दोस्तों, डाइवोर्स होने के बाद देना जरूरी है क्या? डाइवोर्स होने के बाद ये 30 यूरो देना जरूरी है क्या? नहीं ना, नहीं ना, जरूरी है क्या? नहीं ना, आंसर करो। नहीं, डाइवोर्स होने के बाद जरूरी नहीं है। लेकिन सर अगर वो डाइवोर्स नहीं भी होता और वो देना रोकता तो ये कुछ नहीं उखाड़ सकती थी। क्यों? क्योंकि सोशल अग्रीमेंट था।
क्या था सर? सोशल अग्रीमेंट था। इसके लिए कहते हैं पति पत्नी, सॉरी सोशल नहीं, डोमेस्टिक अग्रीमेंट था, आई एम सॉरी, डोमेस्टिक अग्रीमेंट था। लेकिन अब डाइवोर्स हो गया तो भी अब देने की जरूरी नहीं है। ये केस लॉ है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। यहां पर सर कुछ भी लीगल रिलेशनशिप नहीं बनी, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आया। क्यों? क्योंकि सर ये डोमेस्टिक नेचर का अग्रीमेंट है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? Whether a legal relationship exists or not between the party depends upon the willingness of the party to bind each other legally. If they agree, the agreement is legal. If not, the agreement is not legally enforceable. So when a social or domestic contract is entered between the parties, it is deemed that the intention of the parties is not to bind each other. लेकिन सर मैं बताता केतन में बताऊंगा, अभी वहां तक नहीं आए अपन, अभी वहां तक नहीं आए, ठीक है। अब सर यहां पर देखो ध्यान से सुनना। अगर ये पति और पत्नी सेपरेट हो गए, डाइवोर्स हो गया इनका, और सेपरेशन के बाद पति बोलता है पत्नी से कि मैं तेरे को 30 यूरो दूंगा हर महीने, तू अलग रह, और पत्नी बोलती है अगर तू नहीं देगा ना, अग्रीमेंट बना ले अभी, तू नहीं देगा तो मैं तेरे को कोर्ट में सू करूंगी। यहां पर क्या हुआ सर? ये डोमेस्टिक था, लेकिन इन्होंने इस अग्रीमेंट को लीगल बना दिया। इन्होंने क्या बोला कि अगर तू नहीं देगा तो मैं कोर्ट में जाके सू करूंगी, तो मैं क्या करूंगी? कोर्ट में जाके सू करूंगी। अब इस केस में क्या ये अग्रीमेंट्स बाइंड कर सकते हैं आपको करने के लिए? आर यू क्रिएटिंग एनी लीगल रिलेशनशिप हियर? यस। यानी सर अगर लिखित तौर पर या अगर आपका अग्रीमेंट ऐसा है, कैसा है? ऐसा है कि उसके अंदर आपने लीगल ऑब्लिगेशन डाल दिया कि अगर तू 30 यूरो नहीं देगा ना भाई, सुन ले मेरी बात, कोर्ट जाएंगे, तू धक्का खाएगा, ठीक है, आई सू यू। सू मीन्स ये टॉयलेट वाला सू नहीं, कोर्ट वाला सू कर दूंगी। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है क्या दोस्तों? तो सर देयर मस्ट बी व्हाट? एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज एंड दे शुड क्रिएट व्हाट? लीगल रिलेशनशिप। दे शुड क्रिएट व्हाट? लीगल रिलेशनशिप। अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े? ध्यान से देखो सर। पहला पॉइंट हमने पढ़ा देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट, देयर मस्ट बी टू पार्टीज, दे शुड क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। फोर्थ वाला, दे शुड हैव लॉफुल कंसिडरेशन। सर फोर्थ वाला पॉइंट अब पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। दे शुड हैव व्हाट? लॉफुल कंसिडरेशन। दे शुड हैव व्हाट सर? लॉफुल कंसिडरेशन। कहां गया रे भाई? हाँ सर देखो, कंसिडरेशन मतलब क्या? मैंने आपको बताया कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। क्या बोलते हैं सर? समथिंग इन रिटर्न। हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देयर शुड बी कंसिडरेशन। नो कंसिडरेशन सर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सर समथिंग इन रिटर्न होना जरूरी है। सर समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन को अपन लैटिन में बोलते हैं क्विड प्रो को। को मीन्स वो बोलते हैं ना, को किसको बुलाते हैं? कौवे को। क्विड प्रो को। क्विड प्रो क्यो मीन्स समथिंग इन रिटर्न, ये लैटिन वर्ड है इसका। यानी सर मैंने ऑफर किया, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, बट सर देयर शुड बी समथिंग इन रिटर्न। इफ देयर इज नो समथिंग इन रिटर्न, नो कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ रहा है क्या? अब सर ये समथिंग इन रिटर्न क्या हो सकता है? ये देखो केस नंबर 1, मिस्टर ए, मिस्टर बी। ए प्रॉमिस्ड बी 20 lakhs में मैं तेरे को मेरी कार दूंगा। बी ने बोला भैया ले लूंगा। अब बी बाद में बोलता है मैं नहीं लूंगा। 1 महीना इसने वेट किया, अब इसकी कार अब 20 की जगह 19 लाख में बिक रही है। इसको तो 1 लाख का नुकसान हो गया। क्या 1 लाख रुपए के लिए ए बी को सू कर सकता है दोस्तों? क्या 1 लाख रुपए के लिए
ए बी को सू कर सकता है? बताइए। यश क्यों नहीं बेटा? देगा ना, कमर्शियल एग्रीमेंट है। मैंने कार देने का वादा किया, उसने पैसे देने के वादे किए, वो अब नहीं दे रहा है, नुकसान हो गया, 1 लाख देना पड़ेगा सर। डैमेज हो गया ना मेरा, तो 1 लाख का डैमेज हो गया। यानी हियर देयर इज एन एक्ट, देयर इज एन एक्ट विच इज परफॉर्म। कार देने का वादा कर रहा है। समझो ये अगर कार नहीं देता बोल रहा है, ये 20 लाख रुपए कहीं से लेके आ गया और उसमें 5,000 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है, क्या ये अब ए 5,000 रुपए देना है बी को? हाँ, क्योंकि सर ये एक्ट हुआ ना, एक एक्टिविटी हुई ना, मैं कार दूंगा तो पैसे देंगे, इसके बदल से अगर किसी को कुछ नुकसान होता है, अगर वो कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न नहीं आने के बदल से कुछ होता है, कैन द पार्टी सू ईच अदर? यस सर, यस सर। समझ आ रहा है क्या? यस सर, यस, वेरी गुड दीक्षित। ठीक है, अब सर एन एक्ट इज एन कंसिडरेशन, एक्ट के अंदर कंसिडरेशन होती है। अब सर एक चीज बताओ, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 1 लाख रुपए दिए 3% पर, 1 लाख छोटा हो गया सर, 4 लाख रुपए दिए 3% पर, 3 महीने के लिए, 3 मंथ्स। अब मिस्टर बी 3 महीने के बाद बोलता है मैं नहीं देता, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, क्या करता कर, क्या उखाड़ता उखाड़। कौन बोलता? मिस्टर बी बोलता किसको? मिस्टर ए को, अभी तो मेरे पास नहीं है। सर पहली चीज, कैन, पैसे दे दिए, सब हो गया, कैन मिस्टर ए सू मिस्टर बी? कैन मिस्टर ए सू मिस्टर बी? मुझे ये बताओ। यस सर। मिस्टर ए बोलता है मैं कोर्ट में जाऊंगा, तू ढक्के खाएगा भाई, कोर्ट तक घसीटूंगा तेरे को। अब मिस्टर बी बोलता है अरे बाप रे, जेल जाना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, क्या करेंगे, क्या करेंगे? सुनना मिस्टर ए, अभी तो देख मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद मैं तेरे को ये 4 लाख दूंगा, उसका 3% भी दूंगा और एक्स्ट्रा 50,000 रुपए भी दूंगा अगर तू कोर्ट नहीं जाएगा तो, अगर तू अभी कोर्ट नहीं जाएगा तो। यानी सर ये अग्रीमेंट तो अलग है, एक और एक अलग अग्रीमेंट बनाया है कि यू डोंट गो टू द कोर्ट, आई विल गिव यू 50,000। अब मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, क्या ये जो 50,000 रुपए मिस्टर बी देगा मिस्टर ए को, इसके लिए इसको कुछ कंसिडरेशन मिला क्या? नहीं मिला। सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म, एक कॉन्ट्रैक्ट से बचने के लिए उसने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनाया। ही स्टॉपिंग मिस्टर ए टू गो टू द कोर्ट एंड दिस इज कॉल्ड एब्स्टिनेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? एब्स्टिनेंस। स्टॉपिंग समवन टू डू समथिंग, स्टॉप समवन टू डू समथिंग। एक्ट मीन्स टू डू। मैं कार दूंगा, एक्ट, भाई कोर्ट न को जाना, मैं दूंगा क्या? पैसे। यानी सर कंसिडरेशन इसको भी मानेंगे, कंसिडरेशन सर ये 4 लाख को भी मानेंगे। एक्ट एंड एब्स्टिनेंस बोथ हैव कंसिडरेशन। समझ में आ गया? और हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन होना अनिवार्य है। क्या है दोस्तों? अनिवार्य है। समझ में आ गया? तो सर हमने चौथा पॉइंट क्या पढ़ लिया? देयर शुड बी लॉफुल कंसिडरेशन। टू हैव ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वी शुड हैव एन अग्रीमेंट, टू पार्टीज क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप एंड अ लॉफुल कंसिडरेशन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? 5वें पॉइंट की ओर बढ़ू। Shall I move on to the 5th point? ओके दोस्तों, 5th पॉइंट है अपना फ्री कंसेंट। क्या है दोस्तों? फ्री कंसेंट। सर ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसके लिए आपको 20 मिनट्स का ब्रेक है। द टाइम इज 12:40। विल बी अगेन बैक एट 1। विल बी अगेन बैक एट 1। ठीक है, 1 बजे हम फिर मिलेंगे। जब तक आप यहीं रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, ज्यादा बदमाशी मत कीजिए, ज्यादा टाइम पास मत कीजिए, और 20 मिनट में हम फिर से
मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय गाइस, टेक केयर। लिंक दूसरी आएगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। बाय बाय। एक बार लॉफुल पढ़ा दोगे, लॉफुल कंसिडरेशन। ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन बोला ना माधव? हाँ, नाउ सर क्या होता है कंसिडरेशन? जो होता है दैट मीन्स समथिंग इन रिटर्न, कुछ वापस मिलना, कुछ वापस मिलना। मैंने कार दी, उसने कार ली और साथ में पैसे भी दे दिए, ये हो गया क्या? लॉफुल कंसिडरेशन। ठीक है, और सर इसके अंदर एक और कंसिडरेशन आता है, मैंने इसको 5 लाख रुपए दिए, उसने 3% पे लिए। ठीक है, अब सर 3 महीने का टाइम था लेकिन वो नहीं दे रहा है, तो मैं कोर्ट जा रहा हूं, तो वो बोला भाई कोर्ट मत जा, मैं तेरे को एक्स्ट्रा 50,000 दूंगा। ये भी लॉफुल कंसिडरेशन है। चलता दोनों, एन अग्रीमेंट कैन बी ओरल और इन राइटिंग, बट प्रिफर्ड नाउअडेज इन अग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग। ठीक है, तो माधव ये जो 50,000 है ये भी लॉफुल कंसिडरेशन होगा। टू स्टॉप समवन टू डू समथिंग एंड यू आर गेटिंग समथिंग, दैट इज ऑल्सो लॉफुल कंसिडरेशन। समझ में आया क्या माधव? Technically, the term consideration is known as quid pro quo, something in return. An agreement must be supported by some sort of goods or services in return of money or goods. Consideration must be real and not illusory. जब अपन consideration का यूनिट पढ़ेंगे, जब आपको समझाऊंगा what is it. It must result in determinant to one party or determinant to both the parties. यानी दोनों पार्टीज को होना चाहिए। Consideration can also be in kind instead of money. Yes, मैं कार दूंगा तू ट्रक दे। But an agreement where one party does something and does not get anything in return, it is not enforceable by law. Law उसको enforce नहीं करता। समझ आएगा? कंसिडरेशन होना जरूरी है, कंसिडरेशन नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं। ठीक है गाइस, विल बी मीटिंग एट 1:05, 1:05 को अपन शार्प मिलेंगे। 1:05 यू विल गेट द लिंक इमीडिएटली। बाय।